फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करंट अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए? या आप सीधा बैंक में जाते हैं और आप कह देते हैं कि मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है, और जो वहाँ का बैंक का सेल्स मैन होता है या बैंक को प्रेजेंट करने वाला बैंक मैनेजर होता है जो वो सलाह देता है, या आप उसकी सलाह पे सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार ऐसा करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मुझे अब कौन सा बैंक में अकाउंट खुलवाना है और मेरे लिए कौन सा फायदेमंद होगा। और ऐसे में 20 से ज़्यादा यहाँ आपको सरकारी बैंक के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और उतने ही प्राइवेट बैंक भी हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हम उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और अब तो ना जाने स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक, ना जाने कैसे कैसे बैंक्स भी अब आ गए हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए 8 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आपको ध्यान में रखकर अपना सेविंग अकाउंट सिलेक्शन करने में मदद मिलेगी। उसके साथ ही मैं करंट अकाउंट्स के भी कुछ पॉइंट्स रखूंगा। अगर आप बिजनेस के लिए भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपको एंड तक देखना है, जिसमें लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप 8% तक का अपना सेवन कर सकते हैं, 8% तक आप रिटर्न ले सकते हैं। तो वो आप कैसे लेंगे, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल, आप देख रहे हैं इम्पार्शेंट चैनल। और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बैंक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम पे मैं अधिकतर वीडियो बनाता रहता हूं। आपकी समस्याओं को सुनकर उस पर कमेंट करके उस पर भी वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सेविंग अकाउंट में आपको दोस्तों मिलती है एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो लेन देन होती है वो बैंक लिमिटेड रखता है। बहुत से बैंकों में ये मैक्सिमम 4 से लेकर 6 ट्रांजेक्शन पर मंथ मिलती है। साथ में विड्रॉल में भी ट्रांजेक्शन पे लिमिट होती है, यानी कि आप उस बैंक के एटीएम से मंथ में 4 टाइम या मैक्सिमम 6 टाइम तक ही विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं या कैश डिपॉजिट करने बैंक चाहते हैं तो बैंक अच्छा खासा आपके ऊपर चार्ज लगा देता है। तो सेविंग अकाउंट में जो लिमिट है, यानी कि ट्रांजेक्शन लिमिट देखने को मिलती है। वहीं अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो करंट अकाउंट में इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती, और बहुत सी जगह तो करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज़ मिलती है। ओवरड्राफ्ट की लिमिट की फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि आपको किसी को अपने उसे पेमेंट करना है 2.5 लाख रुपये, आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बैंक से 1 लाख रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिली हुई है। या आपने किसी को चेक भी दे रखा है तो वो चेक अगर 2.5 लाख का है तो आपके अकाउंट में भले ही 1.5 लाख रुपया पड़ा हो, पर वो चेक बाउंस नहीं होने का, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिली हुई। ये फैसिलिटीज़ अक्सर करंट अकाउंट में ही मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक करंट अकाउंट में कस्टमर की ट्रांजेक्शन के डिपेंड होता है कि उन्हें दी जाए ना दे। अगर आपकी ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छी है तो अधिकतर बैंक इसे ईजिली विदाउट एनी सिक्योरिटी दे देते हैं। इस तरह के लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन भी कहते हैं, जो कि ओवरड्राफ्ट में काउंट होता है। डेफिनेटली आप फिर सोचेंगे कि करंट अकाउंट में जब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मैं सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाऊँ? तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि करंट अकाउंट में आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। मगर सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सेविंग में मिलेगा, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो भी बैंक आपको सस्पिशियस मान सकता है। वो किस केस में? मान लीजिए कि आपका कहीं से बल्क में पेमेंट आना था और वो बहुत ज़्यादा था, लाख या 2 लाख रुपया या उससे ऊपर की लिमिट का एक अमाउंट आपके अकाउंट में क्लिक हो जाता है, तो बैंक इस तरह के अमाउंट को सस्पिशियस मान के आपकी ट्रांजेक्शन में फ्लैग जारी कर सकता है और आपके अकाउंट में नज़र रखी जा सकती है। और तो बैंक चाहे तो यहाँ आपके उस अकाउंट को फ्रीज भी कर देगा। उसके बाद आपको बैंक को बताना होगा कि ये किस तरह का पैसा था, उसके प्रूफ देने होंगे। अगर बैंक आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होता तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास आप अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस चलाने की गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बैंक कभी भी आपके सेविंग अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, क्योंकि बैंक में सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना एक बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलवाएं।
तो अब बात करते हैं कि कैसे आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ सेविंग अकाउंट की, कि सेविंग अकाउंट ओपन करते हुए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ तो सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा, वो ये होगा कि हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सबसे पहले ये चयन करना है कि हम जिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं उसमें बैंक हमें इंटरेस्ट कितना देने वाला है। आमतौर पर बहुत से बैंक आपको देते हैं 3.5 से 4%, मगर यहाँ ऐसे भी बैंक है, यस बैंक, कोटक, डीसीबी बैंक, जो आपको 6% तक का इंटरेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो आपको आपकी सेविंग पे इंटरेस्ट कितना देने वाला है। पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि जब मैं बैंक में अकाउंट अपना ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं और वो कितना क्राइटेरिया उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब बहुत से बैंकों में 50,000 भी होता है, लाख रुपया भी होता है, बहुत से बैंकों में 10,000 भी होता है, डिपेंड करते हैं कि आपका किस तरह का अकाउंट है। आमतौर पे अगर सेविंग बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम बैलेंस 10,000 या 25,000 तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सरकारी बैंक की बात करते हैं तो लो बैलेंस मेंटेनेंस जो होता है वो कम 2,000, 4,000, 1,000 भी होता है। पर बहुत से बैंक यहाँ ऐसे भी होते हैं कि जो ज़ीरो बैलेंस मेंटेनेंस भी आपको ऑफ़र करते हैं, पर ये हर बैंक नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप अपना खाता खुलवाने वाले हैं तो ज़रूर देख लें कि वहाँ लो बैलेंस मेंटेनेंस कितना है। बैलेंस मेंटेनेंस में आप चूक जाते हैं और आपको इमरजेंसी में कुछ फंड निकालना पड़ जाता है तो ऐसे में बैंक आपसे कितना चार्ज करने वाला है। तो ये चार्ज भी कितना कम है और बैंकों से कंपेयर करें कि हर बैंक का कितना है, और उसके बाद उस पर अगर हम उससे लो बैलेंस से नीचे आ जाते हैं तो बैंक कितना चार्ज करने वाला है, इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखें। फाइनेंस की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आपको खाता खुलवाना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा खाता खुलवाएं, तो उसका बहुत सीधा तरीका है कि आप अपने बैंक में एंटर करें और वहाँ का जो सेल्स मैनेजर होगा या जो बैंक मैनेजर होगा आपको बताएगा। आप उससे पूछें कि मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो आपको सारे फीचर बताएगा और जो अकाउंट आपको ओपन करने के लिए रिकमेंड करेगा कि आप ये खाता खुलवा लीजिए तो वो खाता आप मत खुलवाएं। उसे छोड़कर आप कोई सा भी खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने इंसेंटिव के लिए आपको उस अकाउंट के लिए प्रोसेस करेगा, आपको फोर्स करेगा उस अकाउंट के लिए, क्योंकि उसमें उसका इंसेंटिव जुड़ा हुआ है, उसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है और बैंक का फ़ायदा जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जब सारे फ़ायदे बैंक के जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे में आपको तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो वो खाता बिल्कुल ना खुलवाएं जो बैंक का मैनेजर या बैंक का कस्टमर केयर आपसे फोर्स करके कहता है कि आप ये खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि वो बैंक अपने हित के लिए ना कि आपके हित के लिए होता है। तो ऐसे में उस खाते को छोड़कर आप कोई सा भी खाता खुलवा सकते हैं। आप बैंक से और खातों की डिटेल्स लें, उन्हें कंपेयर करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा खाता खोलना है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ज़्यादा फीचर के पीछे ना भागें। कई बार क्या होता है, फीचर्स के चक्कर में बैंक आपसे कहता है कि आप मिनिमम बैलेंस 1 लाख रुपये मेंटेन कीजिए तो आपको एक स्पेशल बंदा मिलेगा जो आप ही के लिए होगा, मतलब कि वो सारे काम छोड़कर आप ही की सर्विस अटेंड करेगा। आप जब चाहेंगे कॉल करेंगे वो बंदा घर से कैश कलेक्ट भी कर जाएगा और वो स्पेशल आपको सर्विस भी देगा। जब आपको ज़रूरत होगी वो बंदा हाजिर रहेगा। पर अव्वल में ऐसा होता नहीं। शुरुआत में तो ये सारे बैंक बहुत सारे वादे करते हैं, पर बाद में धीरे धीरे वो सर्विसेज मिलना बंद हो जाती है और उन फीचर्स के चक्कर में आपको एक अच्छा खासा हाई बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और वो फीचर्स भी पूरे नहीं मिल पाते और आप उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं वक्त चलते आगे चल कर कि आपको ये फीचर्स आपको कमिटमेंट किए गए थे और वो मिले या नहीं मिले हमें पता भी नहीं लगता। पर जब बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है तो वो इस तरह का लार्ज अमाउंट से आपका अकाउंट ओपन करवा देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं मगर वो वादे फुलफिल नहीं होते। तो इसीलिए आप फीचर्स के पीछे ना भागें, लो बैलेंस मेंटेनेंस वाले से ही जो आपको प्रिफर्ड हो, जिसमें कम चार्जेस हो, उसे ही खुलवाएं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये देखना है कि आप जो सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं क्या वो सेविंग अकाउंट आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटीज़ दे रहा है। आमतौर पर अब जो लेटेस्ट अकाउंट्स हम खुलवा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बैंकिंग हो गई है, तो उसमें एक नया फीचर आया है जो कि आमतौर पर 90% बैंक अपने पास स्कीम रखते हैं कि ऑटो स्विप की फैसिलिटीज आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाती है। और अगर आपको ऑटो स्विप नहीं पता क्या होता है तो ऑटो स्विप के ऊपर और एफडी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं।
तो ऑटो स्विप की अगर आपको सुविधा मिल रही है तो काफ़ी बेनिफिट होता है। उस फॉर एग्जांपल कि आपने अपने अकाउंट में 25,000 रुपये डाल रखे हैं और आपने अपने बैंक में ऑटो स्विप की सुविधा भी ले रखी है, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपके अकाउंट में 25,000 से ऊपर का अमाउंट जाएगा, 30,000 होगा, 35,000 होगा, 40,000 होगा, तो 25,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा आपके एफडी में। अब एफडी में जाने से बेनिफिट ये होगा कि जहां आपको अभी 4 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, वहां अब हो सकता है कि आपको अगर वो ऑटो स्विप में चला गया तो उस अमाउंट पे तो मिनिमम 7.5% आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है और आपको बैंक से उसे निकालना है, तो आपके पास इंक्लूडिंग एफडी ऑटो स्विप में जो पैसा पड़ा है वो जोड़कर आप वो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट भी मिलेगा कि जब वो पैसा एफडी से ट्रांसफ़र होता है आपके सेविंग अकाउंट में, तो उसे एफडी तोड़ने का जो ब्रेक चार्जेस लगता था वो चार्जेस यहाँ नहीं देने पड़ेंगे आपको, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी वाला भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये फीचर आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तो जब आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करें तो बैंक वाले से रिक्वेस्ट करें कि अगर आपको ऑटो स्विप का फीचर वो नहीं देता तो आप इस बैंक खाते में अपना अकाउंट खुलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यदि आपके पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो बैंक से जाकर रिक्वेस्ट करें कि मुझे अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विप फीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ बैंक कभी भी ये चीज़ें आपको बताता नहीं है। बैंक नहीं चाहेगा कि वो आपको सेविंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट पेड करे, क्योंकि इससे बैंक का नुकसान होगा और आपका फ़ायदा होगा। तो बैंक ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको कभी भी नहीं बताएगा। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको डेबिट कार्ड ज़रूर मिलता है। आप डेबिट कार्ड लेते हुए वीज़ा कार्ड या अमेरिकन वीज़ा या रुपए कार्ड ये सब ज़रूर देखते हैं कि मेरा डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या रुपए कार्ड है, कोई सा भी है वो ले लीजिए, मगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं कि डेबिट कार्ड में वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड में क्या डिफरेंस है। उस बारे में अगर आपको जानना है तो मैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जल्दी। फिलहाल मैं बात करें कि डेबिट कार्ड जब आप इशू करवाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, रुपए का हो या मास्टर या वीज़ा कार्ड हो बाहर की कंपनियों के, उससे आपको ये नोटिस करना है कि उसके एनुअल चार्जेस कितने हैं। बहुत से बैंक यहाँ 500 से लेकर 1000 रुपये तक के चार्जेस कर लेते हैं, एनुअल चार्जेस, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका एटीएम कार्ड मिला है, डेबिट कार्ड जो है आपका, उस पर चार्जेस ईयरली अगर 150 से 200-250 रुपये मैक्सिमम तक हो तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। सातवां पॉइंट दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल फिजिकल ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रही है, उसके मुकाबले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ आपको अपने बैंक से क्लियर करना है क्या वो आरटीजीएस, एमपीएस या एनएफटी जैसी सर्विस पे, ऑनलाइन सर्विस पे चार्ज तो नहीं करते। बहुत से बैंक ये सर्विस फ्री भी देते हैं और बहुत से 1 लाख तक की जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन वो चार्ज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये क्या फीचर्स सारे आपको फ्री हैं, और अगर सारे नहीं है तो कौन कौन से हैं। बहुत से बैंक एनएफटी, आरटीजीएस फ्री कर देते हैं, मगर आईएमपीएस पर वो चार्जेस काट लेते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बैंक क्या ये ऑनलाइन सर्विस फ्री देता है, अगर फ्री नहीं देता है तो किन किन पे वो कितना चार्ज काटता है और कितने अमाउंट का। तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि ये आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन फ्री करवा लें। अब उसके बाद बात करते हैं 8th पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, एटीएम ट्रांजैक्शन। एटीएम से जो आप कैश विड्रॉल करते हैं वो 2 से या 4 टाइम ही बैंक की लिमिट लगाते हैं, पर जो स्मॉल बैंक होते हैं वो ये अधिकतर फ्री रखते हैं। चाहे आप कितना भी पैसा यूज़ कर लें, उससे निकाल लें तो वो कोई चार्ज नहीं लेते, मगर जो बड़े बैंक होते हैं वो 2 से 4 की लिमिट लगा के रखते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपके अकाउंट से पैसा बैंक काट लेता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत आए दिन पड़ती रहती है तो सोच समझ के स्मॉल बैंक में अगर आप खुलवाएंगे तो ये चार्जेस आपको नहीं पेड करने पड़ेंगे। पर अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसके चार्जेस पेड करने होंगे। बात करते हैं करंट अकाउंट की। अगर करंट अकाउंट आपको खुलवाना है और आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, आपके अकाउंट में पैसा आता भी है और आपको पेमेंट भी करनी होती है, तो उसके लिए होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में यहाँ आपको काफ़ी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो सेम यही है कि अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले देखना है कि लो बैलेंस मेंटेनेंस
उस बैंक का कितना है। बहुत से बैंक 25,000, बहुत से बैंक 50,000 रखते हैं और उससे नीचे होने पर चार्जेस अच्छा खासा आपके करंट अकाउंट में आपको लगा दिया जाता है। तो बैंक में अकाउंट ओपन करते हुए करंट अकाउंट स्पेशली जब आप ओपन कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज से, तो आप नुकसान खाने के लिए ज़रूर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे होंगे। तो आपको ये देखना है कि लो बैलेंस मेंटेनेंस उस बैंक का कितना है, और अगर उसके बाद लो बैलेंस मेंटेनेंस में आप कई बार चूक हो जाती है, बैलेंस नीचे चला जाता है, तो बैंक कितने चार्ज है। नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ऑटो पे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। अभी तक आप लोगों को यही पता होगा कि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ चार्जेस, चाहे वो चेकबुक इशू कराने हो सब चार्जेस पेड करने होते हैं। NFT, RTGS बहुत से बैंक फ्री दे देते हैं, पर IMPS पे 5 रुपये चार्जेस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अलावा बैंक में आप करंट अकाउंट से इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, बहुत से बैंक करंट अकाउंट में भी ऑटो स्वीप की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे करंट अकाउंट में बहुत सारा फंड पड़ा रहता है, कई दिन तक पड़ा रहता है, लार्ज स्केल पे पड़ा रहता है, जो यूज़ भी नहीं होता, और वो आइडल फंड पे किसी तरह इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर आपका बैंक आपके करंट अकाउंट पे ऑटो स्वीप की फैसिलिटीज़ देता है, तो डेफिनेटली आपको उस पर 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और इससे ये भी फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में किसी को पेमेंट करनी भी पड़ गई, तो वो पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा ऑटो स्वीप से आपके करंट अकाउंट में, और इसके कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे, और जितना दिन वो पैसा वहाँ पड़ा रहेगा आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये ज़रूर बैंक से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ज़रूर दे। अब तीसरा पॉइंट, अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बहुत से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो बहुत सी आपको लालच देकर, ऑफर देकर आपका फर्म का अकाउंट अपने बैंक में खुलवा लेते हैं। मगर यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपका करंट अकाउंट है तो बहुत सी जगह आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर पेमेंट भी करनी होती है। मगर जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये बहुत सी जगह रजिस्टर्ड नहीं होते, गवर्नमेंट वेबसाइट पे इनका कोई लिंक नहीं होता, इनके बैंक का कोई नामो निशान तक नहीं होता गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो ना ही इनकी कंपनी के कार्ड एक्सपेक्ट होते हैं, ना ही नेट बैंकिंग वहाँ उस वेबसाइट पर चलती है। तो अगर आप किसी तरह आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर अपना अकाउंट खुलवा रखा है, किसी छोटे कॉर्पोरेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो ये ज़रूर निश्चित कर लें कि आपकी ये बैंक गवर्नमेंट वेबसाइट पे ज़रूर अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है पेमेंट को लेकर। फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है और बैंक आपको उस पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देता है आपकी फंड के ऊपर, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने उससे छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं और वो टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। और फ्यूचर में अगर 1 साल या 1.5 साल के बाद आप कोई बड़ा लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आपका ये क्रेडिट स्कोर आपको लोन दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। उसके लिए ये सबसे बड़ा माध्यम है कि अगर आपके पास वो बैंक आपकी फर्म के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है और आप उसकी टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट स्कोर का बेनिफिट आपको मिलेगा इंडिविजुअली। अब बात करते हैं ट्रिकी सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं या ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए और आपको चाहिए कि बैंक आपका ज़्यादा ख्याल रखे और चार्जेस भी कम लगे, तो आपको किस तरह का बैंक का सिलेक्शन करना चाहिए। तो मेरी यहाँ एडवाइस होगी कि आप सबसे पहले आपके आसपास के एरिया में अगर कोई नई ब्रांच खुली है, चाहे वो एक्सिस बैंक की हो, HDFC बैंक की हो, किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक की ब्रांच खुली हो, तो आप उसमें जाकर अपना खाता खुलवाएं। क्योंकि जो नई ब्रांच होती है वो स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ में आपको काफ़ी सारे ऑफर्स देती है। वो आपका प्रिविलेज अकाउंट खोल देती है जो कि 1 लाख रुपये से ओपन होता है। वो आपके लिए 0 बैलेंस मेंटेनेंस उस पर ऑफर दे देती है, जो कि और बैंकों में एप्लीकेबल नहीं होता, मगर नई ब्रांच होने की वजह से वो आपको ये फैसिलिटीज़ दे देती है। ये स्टार्टिंग के कस्टमर्स के लिए होता है, जैसे जैसे वो बैंक पुराना होता है उसके कस्टमर बढ़ जाएंगे तब आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आपको पता लगता है आपके आसपास कोई नई ब्रांच ओपन होने वाली है या हो रही है, तो उसमें जाकर वो अकाउंट ओपन कराएं। अगर वो ब्रांच थोड़ी दूर भी ओपन हो रही है पर आपको पता लगा है कि वो न्यू ब्रांच ओपन हुई है, तो आप उसमें जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लें और कुछ टाइम के बाद 1 साल या 1.5 साल के बाद उसे अपने नियरेस्ट होम ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको वही सारी सुविधाएं आपको आपके होम ब्रांच में मिल जाएंगी जब वो आप अपना अकाउंट शिफ्ट करवा लेंगे। अब बात करते हैं 2 तरह के खाते में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस से बचना चाहते हैं, 0 बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कौन सा बैंक आपके लिए बेनिफिट होगा।
मैं किसी बैंक को प्रेफर नहीं करता, पर अभी जो करंट में जो बढ़िया चल रहा है ज़ीरो बैलेंस मेंटेनेंस में और बहुत ईजिली ओपन हो जाता है, वो है कोटक का 811। ये मोबाइल से आप इजीली अपना ओपन कर सकते हैं और इसमें मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पे इसका मोबाइल ऐप मिल जाएगा कोटक 811 करके। इसकी खास बात ये होती है कि आप इसमें कितना भी फंड डालें और निकालें, 10,000 तक लो बैलेंस में रहता है कि आप 10,000 तक की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और ज़ीरो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं इसमें। ये उन लोगों के लिए जो लो बैलेंस मेंटेनेंस करते हैं, जिनको चार्जेस नहीं देने हैं और उनको लगता है कि हमारे अकाउंट में इतना फंड नहीं है जो ये बैलेंस मेंटेन कर सके, तो उन लोगों के लिए तो है कोटक 881 बेस्ट है। और अगर आपके पास काफ़ी सारा फंड है और आपको लगता है कि नहीं मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक्सिस में वो 1 लाख रुपए तो आपको कम से कम छोड़ने होंगे, मगर उसके ऊपर फिर आपको RTGS, IMPS या नेट बैंकिंग, ATM, किसी भी तरह का ATM, वो सारा का सारा फ्री होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। ATM की भी ट्रांजेक्शन फ्री हो जाती है आपके लिए। साथ में एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप जितना भी उससे ATM से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पर आपको 2% का कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, कैशबैक भी मिलता है। यानी कि आप ये देखिए कि आपको जो आपकी सेविंग पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज भी मिल रहा है। पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास 2 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, तो उसमें से 2,000 रुपये तो आपको इंटरेस्ट के मिल गए और जो आपकी सेविंग पे मिलने वाला इंटरेस्ट है वो 6,000। यानी कि आपने कमाया टोटल 8% अपने सेविंग अकाउंट से, पैसे खर्च करके भी आपने कमाए और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अलग मिलते हैं। तो अगर आप हाई बैलेंस मेंटेनेंस कर सकते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा एक्सिस बैंक, और अगर आप लो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कोटक सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आगे आप खुद देखें। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने सेविंग अकाउंट ओपन करते हुए किन किन बातों का ध्यान में रखना है, और करंट अकाउंट अगर आप अपनी बिजनेस फर्म के लिए खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगर आपके अभी भी कुछ सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू।